स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के लिए लाया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल विकास, और हमारे YouTube चैनल पर आप कंटिन्यू रहिएगा, आप लोगों को सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो महत्वपूर्ण एक इसमें टॉपिक आता है, आप लोगों ने सुना होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से बिंदु हैं, उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप लोगों को जो पुराने वीडियो थे वो समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमको पढ़ना है जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमको पढ़ना है। किस कदर इसमें क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों पर हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो जीन पियाजे थे ये कहाँ के थे। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक निवासी थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1980 में। तो इनका जो समय काल था वो था आपका 1896 से 1980 तक। जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिकों के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखने वाला व्यक्ति कौन था, आपका जीन पियाजे। क्योंकि आपने इनकी पुस्तक एक पढ़ी होगी, द लैंग्वेज थॉट ऑफ चाइल्ड। तो द लैंग्वेज थॉट ऑफ चाइल्ड में इन्होंने बच्चे के बारे में बताया और बाल विकास पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जीन पियाजे निवासी कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। इनका जो सहयोगी था, या कह सकते हैं जो पार्टनर था, वो कौन था, तो वो था आपका बारवेल इनहेल्डर। ठीक है, ये इनके साथ इनहेल्डर इनका नाम है, इनके साथ सहपाठी के रूप में काम किया करते थे। इनके बाद यहाँ पर एक और व्यक्ति आप लोगों ने सुना होगा जो आएगा आपका मैकडॉवेल। तो वो भी इनके साथ आए थे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत अलग दिए थे। तो जीन पियाजे को क्यों जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जीन पियाजे को जाना जाता है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने वृद्धि और विकास के बारे में बताया था। अब यहाँ पर बात आती है कि संज्ञानात्मक विकास के और क्या क्या नाम हैं, या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो जनक है वो आपका कौन है, जीन पियाजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है संज्ञान, ज्ञानात्मक या मानसिक विकास किस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये बिंदु दिए हुए हैं कि इस सिद्धांत को विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब विकास की अवस्था का सिद्धांत जो है वो कौन सा है आपका, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसके बाद यहाँ पर इसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत। तो ये आपके बिंदु दिए हुए हैं, किस नाम से आपको पूछ सकता है। तो वहाँ पर आपका एग्जामिनर आपको किसी भी नाम से पूछ सकता है। तो आप लोगों के ये सारे नाम लिखे हुए, संज्ञानात्मक, विकासात्मक या अवस्था का सिद्धांत। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा बुकें लिखने वाला व्यक्ति कौन था आपका, तो वो आपके जीन पियाजे थे। यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आपके कौन से थे, वो जीन पियाजे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या क्या आता है। सबसे पहली बात संगठन और अनुकूलन। संगठन आप लोग समझते हो कि यहाँ पर जो व्यक्तियों का एक समूह होता है, तो उनमें क्या होता है, जो चीज़ होती है वो संगठन के अकॉर्डिंग होती है। बच्चे का संगठन, किस प्रकार से बच्चे संगठन तैयार करते हैं। इसके बाद अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब तो दिशा में। ठीक है, तो बच्चे किस दिशा में कैसे अधिगम कर रहे हैं, किस प्रकार से वो वृद्धि और विकास को मतलब दोहरा पा रहे हैं, या कह सकते हैं वृद्धि और विकास की सीमा में जो अनुकूलन होता है या उनके अधिगम का जो अनुकूलन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और बिंदु आता है अनुकूलन दो पार्ट, आत्मसातीकरण या विशिष्टीकरण। आत्मसात का मतलब होता है पूर्व विषय के आधार पर किसी विषय को स्वीकार करना, मतलब पुराना ज्ञान है और नवीन ज्ञान है। तो यहाँ पर पुराने अध्ययन के माध्यम से नवीन अध्ययन को क्या करेंगे, अपन स्वीकार करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे विशिष्टीकरण क्या होता है, तो उसका समाविशिष्टीकरण या कह सकते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके 4 बिंदु होते हैं, 4 घटक होते हैं संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने के लिए। सबसे पहला घटक होता है आपका वो होता है आत्मसात। कौन सा होता है, आत्मसात, या इसको बोल सकते हैं एसिमिलेशन। तो ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत बालक ज्यों का त्यों ज्ञान ग्रहण करता है, मतलब जैसे का तैसा। यदि उससे बोल दिया जाए कि यहाँ पर 4 पैर वाला कुत्ता है, तो हर व्यक्ति या हर पशु को वो देखेगा तो 4 पैर वाले को वो क्या बोलेगा, कुत्ता ही बोलेगा। आपने उससे बोल दिया कि 4 पैर वाला भालू होता है या 4 पैर वाला शेर होता है, तो जो भी पशु या जानवर उसको दिखेगा उसको 4 पैर वाला क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो पहले उसने
जान लिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे यदि 4 पैर वाले जानवर को बकरी के रूप में परिचय करवाया तो वह सारे 4 पैर वाले जानवर को क्या बोलेगा? बकरी बोलेगा। यदि उसने बोल दिया कि 2 पैर वाला मतलब मोहन है, तो हर व्यक्ति जो 2 पैर वाला होगा वो क्या होगा? आपका मोहन होगा। ठीक है, ये आपका कहाँ पर मिलता है? तो आत्मसात के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है समानता। तो समानता का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि नए ज्ञान और पुराने ज्ञान को जोड़ना और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना। मतलब यहाँ पर जो संतुलन बनाए रखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं जो व्यवहार में संतुलन बनाने की प्रक्रिया है वो किस में जाती है आपकी? तो समानता में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको संतुलन बनाए रखना है और संतुलन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो उसे ही हम समानता कहते हैं। अगला जो आपका घटक आता है उसका नाम है समाविष्टीकरण। तो समाविष्टीकरण का मतलब क्या होता है? तो समाविष्टीकरण का मतलब देखते हैं संशोधन करके ज्ञान ग्रहण करना। मतलब यहाँ पर बच्चे ने जो कुछ ज्ञान का अर्जन किया है उसमें क्या करेगा? संशोधन करेगा, और संशोधन करने के माध्यम से संशोधन जैसे ही कर लेगा तो हम कह सकते हैं उसने क्या कर लिया? समाविष्टीकरण कर लिया। तो यहाँ पर अब तक ज्ञान का जो अधिगम किया या कह सकते हैं जो भी उसने अर्जन किया है उसमें जब संशोधन कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण कहलाता है। इसके बाद जो अगला आपका बिंदु दिया हुआ है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार करना ही समाविष्टीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने किसी सर से पढ़ा होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, तो छोटी छोटी गलतियों को जब आप सुधार लेते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण या संशोधित आपका पाठ्यक्रम। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है उसका नाम है स्कीमा। स्कीमा आप लोगों ने सुना होगा, मतलब जो कुछ भी अपन क्रिया या प्रतिक्रिया या कह सकते हैं जो भी प्लान हम करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका स्कीमा कहलाता है। तो देखते हैं स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक संरचना। मतलब किस प्रकार से आपने संरचना, किस प्रकार से आपने कोई भी चीज़ स्थापित की है, उसकी जब संरचना बनाई जाती है तो मानसिक तौर पर जो संरचना बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपन स्कीमा बोलते हैं। बालक के द्वारा कोई भी कार्य करने से पहले एक मानसिक संरचना बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपन स्कीमा कहते हैं। मतलब किस प्रकार से इसको याद करना है, कैसे समझना है, किस प्रकार से ट्रिक यूज़ करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर आएगा, तो ये सारी जो स्कीम आप लोग बना रहे हो उससे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। हुआ क्लियर? यहाँ पर समझने के लिए बोल सकते हैं स्कीम। तो यहाँ पर जो स्कीमा लिखा हुआ है, स्कीम से ही क्या बना है? आपका स्कीमा बना है। जो स्कीम बनाते हो आप लोग, तो जो स्कीम बनाते हो वही आपका क्या कहलाता है? स्कीमा। तो मानसिक संरचना इसका अर्थ होता है। इसके बाद यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपको पता है 4 अवस्थाएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले संगठन क्या होता है। जो अभी हम बात कर रहे थे संगठन, आत्मसातीकरण, विशिष्टीकरण जो था, तो संगठन का मतलब होता है प्रत्यक्षीकृत एवं बौद्धिक सूचना प्राप्त करना। मतलब प्रत्यक्ष मतलब सामने, और बौद्धिक मतलब बुद्धि, तो बौद्धिक सूचनाएं ग्रहण करना। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? जैसे एक आपको बालक दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको एक फूल दिख रहा है, कमल का फूल, और नीचे किसका है? चमेली का फूल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो सभी फूलों को एक समान, वो बौद्धिक रूप से प्रयोग भी करेगा और उसमें संगठन भी बैठाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। मतलब पुराने ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। जैसे मान लो कि हमारे मनोविज्ञान में 11 टॉपिक हैं, हमने उसमें से 5 टॉपिक पढ़े हुए हैं, और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब हम पढ़ेंगे तो अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे तो जो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में जो संतुलन आपने बनाया है, कि पुराने ज्ञान से ही आप लोग समझ पा रहे हो, पुराने ज्ञान से ही आप अध्ययन कर पा रहे हो, तो पुराने ज्ञान और नवीन ज्ञान में जो संतुलन है वही आपका अनुकूलन कहलाता है। हुआ क्लियर? अगला आत्मसातीकरण, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, पुराना ज्ञान और नवीन ज्ञान। ठीक है, अगला विशिष्टीकरण का मतलब नवीन ज्ञान को विस्तृत करना, विशिष्टीकरण, ठीक है, विस्तार पूर्वक ज्ञान अर्जन करना, ये आपका क्या कहलाता है? तो विशिष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, हुआ क्लियर? जी बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 4 प्रमुख चरण हैं या 4 इसकी अवस्थाएं हैं, या कह सकते हैं 4 घटक भी हैं इसके। तो यहाँ पर दिया है संवेदीय पेशी अवस्था, ठीक है, दूसरा दिया है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा दिया है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनकी आपको एज पूछ लेता है तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संवेदी गामक होती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक, 7 से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक, और 12 से 15 या 12 से जो चलती है अवस्था वो कौन सी कहलाती है, आपकी औपचारिक अवस्था कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनकी एज क्या होती है। तो आप लोगों को एज भी याद रखना है प्लस अवस्थाएं भी आपको एक क्रम में याद होनी चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध यदि याद करोगे या एक क्रम में याद करोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। इसमें क्या होता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक तो चलती है। अब 2 वर्ष में तुमको पता है ज्ञानेंद्रियों का विकास, या कह सकते हैं कि बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करता है। वो किस अवस्था में करता है, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब बच्चा ज्ञान का अध्ययन या ज्ञान का अर्जन करता है तो कह सकते हैं संवेदी पेशी अवस्था में। इसके बाद यहाँ पर जन्मजात और अर्जित, मतलब जो भी ज्ञान होता है या कह सकते हैं तो जन्मजात और अर्जित होता है। इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है, मतलब इंद्रियों का प्रयोग होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है इसमें। अब यहाँ पर होता है गामक क्रिया भी होती है इसमें। गामक क्रिया का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मोशन में होती है, गति में होती है। जैसे मान लो बच्चा कोई भी रिएक्शन कर रहा है, किसी चीज़ को पकड़ रहा है, खेलता है वो, तो यहाँ पर कह सकते हैं पकड़ना, खेलना, लिखना, ये क्या होता है, शरीर के द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जो बच्चा क्रिएटिविटी या कह सकते हैं एक मोशन वाली अवस्था में करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गामक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गामक क्रिया, मतलब शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया। अगला बिंदु आता है संवेदना या संवेदी। तो यहाँ पर इमोशन, तो इमोशन जो होता है बच्चा रोने के माध्यम से, अपने रोने वाले भाव के माध्यम से ही बच्चा हर चीज़ को बोलता है। जैसे उसको दर्द हो रहा है तो वो रोएगा, भूख लगी है तो वो रोएगा। तो यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे बिंदु भी दिया है स्कीमा, शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क द्वारा जो विचार विनिमय किया जाता है, मस्तिष्क द्वारा जो संरचना बनाई जाती है, वो भी आपकी स्कीमा के अंतर्गत आती है। हुआ क्लियर जी? आप लोगों को इसमें फैक्ट याद रखना है, जन्मजात और अर्जित होती है, वर्ष इसकी 2 वर्ष होती है, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष। उसके बाद इंद्रिय गामक होती है, या कह सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन किया जाता है। उसके बाद संवेदी गामक होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो कह सकते हैं इसमें गामक क्रिया होती हैं। गामक कौन कौन सी, तो 3, पकड़ना, खेलना, लिखना, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया होती हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला आता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक होती है तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कौन सी कही जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, अंतः प्रज्ञ काल होता है। आंतरिक प्रज्ञ का मतलब होता है बुद्धि या अक्ल। उसके बाद होता है अंदर या संप्रत्यय ज्ञान। संप्रत्यय का मतलब तो कॉन्सेप्ट वाला ज्ञान, कह सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट आपके एक अवस्था में चलने लगते हैं। इसके बाद आता है इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, मतलब पड़ोसियों के साथ मित्रता, और यहाँ पर वातावरण के साथ वो क्या होता है, व्यवहार भी देखता है। तो कह सकते हैं कि पड़ोसियों के बच्चों के साथ बच्चा किस अवस्था में खेलता है, तो कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद अतार्किक चिंतन की अवस्था, अंतः प्रज्ञ काल के काल भी कहा जाता है। तो अतार्किक का मतलब इसमें तर्क नहीं होगी, बिना तर्क का ज्ञान, तो बिना तर्क का चिंतन किस अवस्था में किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बिना तर्क का अध्ययन किया जाता है, बिना तर्क का चिंतन किया जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस अवस्था में प्रतीकों, शब्दों, चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है, या कह सकते हैं कि इसमें प्रतीकों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग और चित्रों का प्रयोग बच्चा करना प्रारंभ कर देता है। हुआ क्लियर जी? बिल्कुल। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। मतलब वहाँ पर क्या है, मतलब जो भी प्रतीकात्मक खेल होते हैं, किसी चीज़ को देखा उसके प्रति खेलने लगा। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, मतलब सही और गलत का वो अंतर नहीं कर पाता, सही से चित्र नहीं बना पाता। तो 3 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतीकात्मक जो चिन्ह हैं आपके, कह सकते हैं प्रतीकात्मक खेल, सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, उसके बाद सही से चित्र नहीं बना पाता। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम लोहा, तो अनुपात वो क्या है उसको नहीं पता कि 1:1, तो यहाँ पर कंपेयर मतलब इक्वल नहीं कर पाता वो। इस अवस्था का बालक सही चित्र नहीं बना सकता। अगला, विलोम्यता के गुण पाए जाते हैं, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सजीवता के क्या मिलते हैं, उनमें लक्षण,
जैसे चांद, गुड़िया, मतलब हर चीज़ को वो क्या समझता, सजीव समझता है। जैसे चांद, चंदा निकल आया तो वो चंदा को क्या निकलेगा, हाँ यार ये डेली निकलता है, मतलब उसको सजीव मानता है। जैसे गुड़िया से वो खेलता है तो वो ये मानता है कि ये अपनी सहपाठी है, तो वहाँ पर सजीवता का जो गुण पाया जाता है वो किस अवस्था में, तो कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। हुआ क्लियर मेरे प्यारे साथियों। आगे यहाँ पर अगला बिंदु दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी, पहले तो एज याद करना, 7 से लेकर 12 वर्ष तक। मूर्त का मतलब होता है दिखाई देना, जो आपका प्रत्यक्ष जो आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हो वो मूर्त संक्रियात्मक में आएगा, तो कह सकते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहेंगे। वैचारिक अवस्था, विचार विमर्श करने की जो अवस्था है वो भी कौन सी आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन की तैयारी का काल, कह सकते हैं यहाँ पर चिंतन की तैयारी का काल भी कौन सी, मतलब यहाँ पर बच्चा चिंतन करना सीख जाएगा और चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, तो यहाँ पर ये भी किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक में। अगला बिंदु है, इस अवस्था में चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं पर सीमित है, यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकता, जो उसको दिख रहा है उस पर ही अध्ययन करेगा। मूर्त का मतलब सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष देखी गई वस्तु पर ही वो क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो सारी चीज़ें मूर्त होंगी, प्रत्यक्ष होंगी, सामने होगी, दिखाई देगा। आरोही अवरोही क्रम को समझने लगते हैं। आरोही अवरोही का मतलब आपका कह सकते हैं कि छोटे से बड़े और बड़े से छोटे वाला जो क्रम होता है वो भी बच्चा यहाँ पर समझ जाता है। क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि को समझने लगते हैं। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना आदि बताने लगते हैं। तो यहाँ पे समय भी बताने लगेगा, दिन भी बताने लगेगा, तारीख भी बताने लगेगा, कौन सा महीना चल रहा है, आज कौन सा बार है, कितना टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें बताना बच्चा 7 से 12 साल में एक्यूरेट सीख जाता है। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल। इसके बाद आपकी अगली अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब 12 से 15, तो कह सकते हैं किशोरावस्था का जो शासनकाल है, किशोरावस्था में जो आपने किया था वो आपका कहाँ पर पहुँच जाएगा, तो औपचारिक अवस्था में पहुँच जाएगा। तो किशोरावस्था में जो जो विशेषताएं आपने पढ़ी थी उनको कहाँ पर रख सकते हैं, औपचारिक अवस्था में रख सकते हैं। लेकिन पियाजे साहब ने क्या कहा था, अमूर्त चिंतन, कल्पना करने लगेगा। क्या करने लगेगा, कल्पना करने लगेगा। मतलब अभी तक मूर्त था, सामने चीज़ दिख रही थी, उस पर अध्ययन था, लेकिन अब वो क्या करेगा, जो चीज़ नहीं है, असंभव को भी संभव कर दे, वही आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद अंकों का प्रयोग करने लगेगा, ठीक है, समस्या का समाधान। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, खुद करके सीखता है। खुद करके सीखेगा तो खुद की समस्या का समाधान वो खुद करेगा। तो कह सकते हैं कि जो भी उसके सामने समस्या, उसका समाधान कौन करेगा, तो बच्चा खुद करेगा, क्योंकि यहाँ पे परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और वहाँ पर सारी चीज़ों को वो समझने लगता है, वृद्धि और विकास। तो यहाँ पर उसका विकास भी हो जाता है। तो जैसे ही परिपक्व होगा, उसका विकास होगा, तो समस्या का क्या करने लगेगा, समाधान। अब आपको पता है जब बच्चा किशोरावस्था में था तो क्या करता था, खुद के निर्णय लेता था कि खुद उसको क्या करना है, तो खुद निर्णय लेने लगता है, शक्ति और स्मरण खुद करने लगता है। मतलब अंदर ही अंदर चिंतन करने लगेगा और वहाँ पर ऐसी चीज़ों को कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं हो। मतलब काल्पनिक वस्तुओं को या काल्पनिक कार्यों को करने की क्या करता है, कोशिश करता है और अंत में उसमें सफलता भी मिल जाती है। इसीलिए इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। अगला, कार्य करने की समझ। अब क्या होगा, जो भी कार्य करेगा उसमें कार्य करने की समझ होगी कि कौन सा कार्य कैसे करना है, कहाँ पर कैसे रहना है, कहाँ पर क्या करना है, घर पर जाना है तो किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे कार्य करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कब होती हैं, तो कार्य करने की समझ होती है। अगला बिंदु दिया हुआ है आपका तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब होता है यहाँ पर जो बच्चा होता है, तर्क शक्ति अच्छी हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता उसकी अच्छी हो जाती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर बच्चा तर्क करने लगता है प्लस वितर्क भी करने लगता है। मतलब हर चीज़ को वो बनाएगा और उसको क्या है, डोल मटोल भी कर देगा। तो कह सकते हैं तर्क और वितर्क करने की जो अवस्था है वो कौन सी आपकी औपचारिक अवस्था है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि आप लोगों ने घर पे फ़ोन लगाया तो यहाँ पर क्या था, आपने झूठ बोल दिया, लेकिन झूठ कभी किसी को पता नहीं चले तो आपने तर्क की, लेकिन पता नहीं चला तो वितर्क भी की। तो तार्किक अवस्था भी आपकी कौन सी होती है, तो औपचारिक अवस्था होती है। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग इसमें किशोरावस्था के पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो वीर पूजा की अवस्था कौन सी है, तो बोला यही है। अपराध की अवस्था कौन सी है, तो बोला यही है। आपने बोला रोजगार की अवस्था कौन सी है, तो भी यही है। हुआ क्लियर? जी। आपने बोला कि विपरीत लिंग के प्रति बच्चा आकर्षित होता है,
मतलब उसकी दोस्ती लड़की से होती है, तो यहाँ पर वो भी अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक अवस्था है। इसके बाद यहाँ पर अगला बिंदु आता है कि कार्यकारण का जो बंधन होता है, तो कार्यकारण का बंधन होता है। उसके बाद अगला बिंदु आता है तो वो कौन सा, संवेदनात्मक गामक होता है। तो कार्यकरण का बंधन, कार्यकरण का बंधन समझते हो आप लोग, मतलब कार्य करने का एक क्या होता है, बंधन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका संवेदी गामक अवस्थाओं में होता है। तो ये आपका एक चित्र बना हुआ है जिसमें पहली अवस्था संवेदी गामक थी, तो इसमें कार्यकरण का एक बंधन होता है, कार्य करने का क्या होता है, एक बंधन होता है, गामक क्रियाएं होती हैं, स्कीमा आता है, ठीक है। इसमें अगला पूर्व संक्रियात्मक का मतलब होता है अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या करने लगता है, अमूर्त चिंतन। असमझ होती है, भार वजन, इनमें क्या है, यहाँ पर भार वजन में वो क्या है, कन्फ्यूज रहता है, मतलब उसका सही से ठीक से भार नहीं बता पाता। और यहाँ पर जो आपका तार्किक चिंतन, ये कहाँ जाएगा आपका, तो औपचारिक के अंतर्गत जाएगा। किसके अंतर्गत, औपचारिक के। इसके बाद आता है मूर्त संक्रिया, तो इसमें समझ आ जाती है, संप्रत्य मतलब कॉन्सेप्ट उसके तैयार हो जाते हैं। और समस्या का समाधान बच्चा कहाँ पर करेगा, तो औपचारिक अवस्था में करेगा। हुआ क्लियर। तो यहाँ पर जो समस्या का समाधान था वो मूर्त संक्रियात्मक के अलावा कहाँ करेगा, आपका औपचारिक अवस्था में। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, औपचारिक अवस्था होना चाहिए। हुआ क्लियर जी। ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप लोगों को जो मेन है वो आपको ये पॉइंट याद रखने, ये बिंदु याद रखने हैं। यहाँ से ही आपका प्रश्न बनेगा। इसमें आपका कुछ नहीं है, पहली अवस्था है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। आपको एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पर स्लाइडों के माध्यम से आप समझ सकते हो कि पहली अवस्था में गामक क्रियाएं होती हैं, दूसरे में असमझ होती है, फिर समझ आ जाती है, फिर क्या करता है बच्चा, तार्किक और समस्या का समाधान कर लेता है। हुआ क्लियर जी मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए वृद्धि और विकास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके साथ हम आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अवेयर 24 को आप सबसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोगों को सारे टॉपिक मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक मिल जाया करेगा और शिक्षा मनोविज्ञान के आपको कंटिन्यू टॉपिक मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग साथ में बने रहिएगा और अवेयर 24 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।